एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक, इसके बारे में समझ लीजिए। अब एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म में क्या है, ये अर्थ, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल हमने नाम दे दिया और इसको हमने दे दिया। ठीक, जो मैग्नेट हम लटकाते हैं ऐसे ही थ्रेड से लटकाते हैं तो हमेशा नॉर्थ साउथ दिखता है, एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ नहीं होता, थोड़ा सा फर्क रहता है। और क्यों होता है, इस पर तमाम सारी रिसर्चें आई हैं। अभी तक कोई क्लियर रिसर्च नहीं है। ये माना गया बहुत बड़ा सा मैग्नेट रखा गया होगा, लेकिन इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि कोई चीज़ मैग्नेटिक फॉर्म में रही नहीं पाएगी। तमाम सारी रिसर्चें आई और उनका सब वो भी साबित हुआ गलत है। अभी हम मान लेते हैं कि ऐसे एक कोई मैग्नेट रखा गया है, ठीक, लेकिन है नहीं, ये भी सही है। तो जो मैग्नेट हमारा है ये थोड़ा सा ये एंगल है ऐसे, जो जिसको हम झूठ मानते हैं ऐसे ही, ठीक, ये आपका इक्वेटर हो जाता है अर्थ का, ऐसे ये हो गया। पहले हम जरा आते हैं मेरिडियन क्या होते हैं। मेरिडियंस जो होते हैं, जैसे तरबूज है उसको चाकू से काट दो बीचों बीच एकदम आधे आधे में, तो प्लेन रेड कलर का पका हुआ तो रेड कलर का प्लेन दिखता है, वही प्लेन तरबूज का मेरिडियन कहलाएगा। ऐसे अर्थ को तुम क्या करो, सीधे सीधे चाकू से काट पाओ तो काट लो तो एक प्लेन दिखेगा, वो कहलाता है अर्थ का मेरिडियन कहलाता है। तो वही जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर एक लाइन हो गई, लेकिन उसी को एक ऐसे काटते चले प्लेन दिखेगा, वो प्लेन कहलाता है मेरिडियन। इसी तरह से ये जो मैग्नेट है, जो मैग्नेट हम झूठ मान रहे हैं नहीं, और उसको हम ऐसे चाकू से काटें तो यहां पर एक मेरिडियन आ जाएगा, ये मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाता है। मैग्नेटिक ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहलाता है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है, उस एंगल का नाम रखा गया एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन मींस एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। और ये जो एंगल थीटा मान लेते हैं तो वही एंगल हमारा ये भी हो जाता है, ये भी थीटा। और ये एंगल जो है हर बुक्स में अलग अलग है, कहीं 11.5 है, कहीं 21 है, कहीं 17 है, अलग अलग है। लेकिन ये कभी पूछा नहीं गया है कि कितना होता है, इसलिए कोई मतलब नहीं है। हाँ, दूसरी बात, ये चेंज हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, और बढ़ते बढ़ते जब 45 क्रॉस कर जाएगा तो आपकी सारी दिशाएं गड़बड़ा जाएंगी, आयामत से कयामत शुरू हो जाएगी, अर्थ के अंदर डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगा। हम आज मान रहे हैं कि ईस्ट इधर है तो हम कहेंगे नहीं ईस्ट इधर है, क्योंकि सब चीज़ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये चेंज हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन घबराने की बात नहीं है। कई पीढ़ियाँ बीतने के बाद ऐसा हो, बहुत हजारों करोड़ों लाखों कितनी हो पता नहीं। तो ये आपका एंगल आप क्या कहलाता है, डिक्लिनेशन कहलाता है। ठीक, दूसरी बात, एंगल ऑफ डिप, ये सब नहीं आता। अब आते हैं एंगल ऑफ डिप, यहाँ जरूरत होती। एंगल ऑफ डिप क्या होता है, एंगल ऑफ डिप जो है, ये निडल ले लो, धागे से बांध लो और इसको पूरी अर्थ पर लेकर टहलो, तो होगा क्या कि कहीं तो बिल्कुल ये 90 डिग्री हो जाएगी ऐसे, कहीं क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक, तो क्या होता है, होता ये अर्थ का, मान लीजिए अर्थ का आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, देखिए अर्थ का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या हुआ, ये अर्थ है गोल सी, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल। यहाँ से फील्ड ऐसे, ये पहले 90 डिग्री पे से मैग्नेट निकलती है, 90 डिग्री निकलेगी, ऐसे निकलती हुई कर्व टाइप की बनाती हुई, फिर यहाँ 90 डिग्री। ठीक, तो जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे कि एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा, एक कंपोनेंट वर्टिकल होगा, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो निडल ले लिया हमने, ये निडल कहीं ऐसे हो जाएगी, कहीं ये एंगल बनाएगी, कहीं ऐसे हो जाएगी। तो ये बताओ ये सिचुएशन कहाँ आएगी, इक्वेटर पर कहाँ आएगी, इक्वेटर पे आएगी। और 90 कहाँ आएगी, पोल्स पे आएगी। इस नीडल का जो साउथ होगा वो नॉर्थ पे चिपक जाएगा, और नॉर्थ वाला, इसका मतलब पोल्स पे कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री,
और इक्वेटर कितना बनाएगी 0। ये पूछा गया आपका, पॉइंट क्लियर हो गया। पोल्स में कितना होता है 90 और इक्वेटर क्या होता है 0। दूसरी बात कि जो कंपोनेंट्स हम कह रहे हैं रिजॉल्व करो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो पोल्स पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं पाए जाएंगे क्योंकि वहां सीधे 90 डिग्री क्या कर रही निकल रही है। ठीक, तो अब जरा देखिए हम आते हैं एंगल ऑफ डिप के बारे में, इस पर क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ये देखिए, ये कोई ऐसे नीडल हमने ले लिया, ठीक, ये एंगल आपका थीटा है, ये नीडल इधर गई होगी अर्थ की फील्ड की वजह से गई होगी। इसको रिजॉल्व कर लो, इधर क्या आएगा बी कॉस थीटा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाता है। इधर रिजॉल्व करोगे तो बोल दो क्या आएगी बी, और इसको हमने नाम दे दिया वर्टिकल कंपोनेंट, बी वर्टिकल बोल दो। तो यहां से इन पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इनको इंडक्शन तक इनकी जरूरत पड़ेगी। तो एक आ गया बी एच इज इक्वल टू बी कॉस थीटा एंड बी वर्टिकल इज इक्वल टू बी साइन थीटा। थीटा क्या कहलाएगा एंगल ऑफ डिप, बी क्या हो जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, बी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ एंड बी वी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। दोनों को डिवाइड कर दो, इसको हम फर्स्ट ले लें, इसको सेकंड ले लें, तो सेकंड अपॉन फर्स्ट जब करोगे तो ये मिल जाएगा आपको tan थीटा इज इक्वल टू बी वर्टिकल अपॉन बी। इस पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक, इस पर आया हुआ है। इनकी जरूरत आपको इंडक्शन तक मिलेगी, आगे तक आते रहेंगे। तो ये आपका हो गया आपका एलिमेंट ऑफ अर्थमेटिज्म। ठीक, अब आते हैं हम लोग, अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। ठीक, अब आते हैं हम लोग डाया पैरा फ्लो पर। इसमें हमने 4 बातें आपको बताई थी इनको समझने के लिए। ठीक, एक बताया था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इन 4 और क्यूरी लॉ को समझते हुए तभी हम डाया पैरा फ्लो समझ पाएंगे। ठीक, ये लास्ट टॉपिक समझो इसका है। चलिए अब हम लोग आते हैं डाया पैरा फ्लो इनके बारे में। इसमें आपका क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल नहीं आता, सब ऐसे ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। ठीक, इनको समझने के लिए 2-3 बातें में समझना है। एक होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक, इसको हम लोग एस से डिफाइन करते हैं। ये क्या होता है कि पहली बात H इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा B अपान। दूसरा होता है, पहले हम चारों बता दें तब चारों कंपेयर करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन इसको हम डिफाइन करते हैं I से, और ये I होता है M अपान V इज इक्वल टू M अपान A। और यहीं से यूनिट निकाल लिया करो। M की यूनिट क्या बताया था, एम्पियर मीटर अपान मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा एम्पियर अपान, तो दोनों की यूनिट कौन, दोनों H और I, H और I दोनों की यूनिट सेम होती है और होती है एम्पियर अपान मीटर। ठीक, अब जरा देखिए दोनों को समझो। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड वह एक्सटर्नल फील्ड जिसमें हम किसी मैग्नेट को, एक्चुअली हम करने क्या जा रहे हैं, हम करने ये जा रहे हैं किसी के 3 औलादे हैं और कोई बाबा वगैरह आए हैं और उनमें हम चाहते हैं कि अच्छी अच्छी बातें जाकर सीख आए। ठीक, तो जो बाबा हैं, जो आवाज वाले बाबा नहीं, कलजुगी वाले पुराने जो ढंग के रहे होंगे, अब वो जो बातें कह रहे हैं, वो जो बातें कह रहे हैं कि भाई शराब ना पियो, गाली ना दो, ये सब जो कह रहे हैं वो कहलाता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहलाता है, जिसमें हम सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने के लिए रखे हुए हैं। इसके अंदर कोई हमने आयरन का टुकड़ा ले लिया और हमने किसी फील्ड में रख दिया तो उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक कैरेक्टर डेवलप होने लगेंगे, वो बात हम कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या हुआ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या हुआ, जो हमने टुकड़ा रखा उस पर कितना मैग्नेट डेवलप हुआ, कितना मैग्नेटिक कैरेक्टर डेवलप हुआ, वो जो मेजरमेंट करता है कहलाता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और ये होता है M अपान B, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये हमने जो मैग्नेट रखा वो उस पर मैग्नेटिक मोमेंट जो डेवलप होगा वही तो नापता है मैग्नेट को। और इसको जो ब्रेक करते हैं तो ये आता है पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया।
तो पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया जितने ज्यादा होगा उतने ज्यादा उसके ऊपर इफेक्ट पड़ा है। तो कहने वाले दो बातें हमारे पास हो गई। एक बात ये हो गई, हम कर क्या रहे, एक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज, एक सब्सटेंस को मैग्नेट बनाना चाहते हैं, तो हमने किसी मैग्नेटिक उस पर रख दिया, तो वो जो रख दिया जो एक्सटर्नल फील्ड है उस फील्ड को कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और जितना इफेक्ट उसके ऊपर पड़ा वो कहलाएगी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। दोनों बातें क्लियर हुआ? मतलब क्या हुआ, बाबा जो 3-4 बातें कह रहे हैं वो एच हो गया, और जो बच्चों पे इफेक्ट पड़ रहा है, किसी पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है उसको, वो क्या हो गया, आई हो गया। दो बातें क्लियर हो गई। अब तीसरी बात आते हैं, ससेप्टेबिलिटी। ये ससेप्टेबिलिटी क्या होती है इसके बारे में समझिए। आई से डिफाइन करते हैं, ये ससेप्टेबिलिटी है कि मेजरमेंट कितना उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, कितना प्रभाव पड़ रहा है, ये जो मेजर करता है दैट इज कॉल्ड ससेप्टिव। जिसकी ससेप्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ये मतलब हो गया। क्लियर हो गया कि जैसे हमने कहा भाई 3 लोग हैं, ए हो गए, बी हो गए, सी हो गए, इन तीनों का यदि ए का ससेप्टेबिलिटी ज्यादा है इसका मतलब हो गया कि ए पर इफेक्ट सबसे ज्यादा पड़ेगा। इस बात को जो बताता है, और इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है, ये आई अपान क्या होता है, अब आई और एच की दोनों की यूनिट सेम है, इसलिए काई की कोई यूनिट नहीं होती है, कोई यूनिट नहीं होगी। और यहाँ से एक रिलेशन होता है म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई, इस पर क्वेश्चन आपको मिलेगा। और म्यू आर जो है ये क्या कहलाता है, रिलेटिव परमेबिलिटी। अब आते हैं परमेबिलिटी क्या होता है, इसको हम म्यू से डिफाइन करते हैं, ठीक। और म्यू इज इक्वल टू, अब म्यू आर लिखना चाहें तो म्यू अपान क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, ठीक। परमेबिलिटी क्या होता है, टू काउंट अ कंसीडर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इसको जो बताता है दैट इज कॉल्ड परमेबिलिटी। जैसे हम ये कहें कि एक सब्सटेंस हमारे पास ये है, लाइन ऑफ फोर्सेस इसमें से नहीं जा रही हैं, एक सब्सटेंस हमारे पास ये है जिसमें से 3 लाइन ऑफ फोर्सेस जा रही हैं, एक सब्सटेंस ये है जिसमें बहुत सारी जा रही हैं, तो हम ये कहेंगे इसकी परमेबिलिटी इससे ज्यादा है और इसकी परमेबिलिटी, तो कहने मतलब होगा परमेबिलिटी क्या होता है, टू कंसीडर, टू काउंट द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। क्लियर हो गया? इसी को हम लोग क्या कहें, परमेबिलिटी। और म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपान म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या हो गया, वैक्यूम में, और म्यू क्या हो गया, किसी मीडियम में। ये 3 बातें हो गई। अब आते हैं हम लोग क्यूरी लॉ एंड क्यूरी टेम्परेचर, ये बहुत पूछा जाता है, अब इसके बारे में समझिए। क्यूरी लॉ, क्यूरी लॉ क्या होता है, काई इनवर्सली क्या होता है, टी, यहीं से काई इज इक्वल टू सी अपान टी कहलाता है। किसके लिए ये यूज होता है, पैरामेग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्या होता है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ससेप्टेबिलिटी डिक्रीजेज। मतलब क्या हुआ, किसी पैरामेग्नेटिक सब्सटेंस का डाया पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पैरामेग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उसकी ससेप्टेबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और क्यूरी टेम्परेचर बहुत पूछा जाता है, और ये टेम्परेचर क्या होता है कि द टेम्परेचर अबव व्हिच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू पैरा, ये टेक्निकल लैंग्वेज है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू पैरा इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। उसके ऊपर वो फेरो किसमें बदल, कहने मतलब सब्सटेंस हमारा डीमैग्नेटाइज होना शुरू कर दे, ठीक। और इस पर कर्व आपका आता है, इधर काई हो गया, इधर टी हो गया, तो कर्व समझ गए होगे। और इसी में 1 अपान काई और टी कर दो तो कर्व कहाँ से जाएगा, इसी में बताओ 1 अपान टी एंड काई कर दो तो बोल दो कर्व कहाँ जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ पैरामेग्नेटिक सब्सटेंस ससेप्टेबिलिटी डिक्रीजेज, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी ससेप्टेबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज, मतलब डीमैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा, ठीक। तो ये सी क्यूरी कांस्टेंट कहलाता है। और इसके बाद हमने इसमें कर्व बताया काई और टी में, तो ये पैराबोलिक होगा, बाकी ये आपका स्ट्रेट लाइन हो जाएंगे। इसमें क्यूरी टेम्परेचर बहुत पूछा जाता है, तो क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है कि द टेम्परेचर अबव व्हिच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। ये पॉइंट कई बार रिपीट हुआ है। इसके बाद आता है आपका
क्यूरी विजला, इसमें क्या होता है, ये एक्चुअली क्या है, फेरोमेटिक सब्सटेंसेस के लिए होता है। फेरोमेटिक सब्सटेंसेस में क्या होता है कि एबव द क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तब फेरो क्या होता है, डीमैग्नेटाइज होता है। और वहाँ पर जो काई जो होता है ये होता है 1/T माइनस TC। TC से क्यूरी टेम्परेचर और T टेम्परेचर हो गया। जैसे मान लीजिए कि निकिल की हम बात करते हैं तो 358 होता है डिग्री सेंटीग्रेड। अब 358 या आयरन का होता है 770 के आसपास। उससे जब ज़्यादा इंक्रीज करोगे तब वो डीमैग्नेटाइज होगा। कहने मतलब ये हुआ। और यहाँ से काई इज इक्वल टू C/T माइनस TC। तो एक्चुअली ये क्या हुआ, फेरो के लिए होता है और ये किसके लिए होता है, पैरा के लिए होता है। ठीक। और यहाँ से जब कर्व हम प्लाट करते हैं काई में और टी में, तो कर्व आपका देखिए इस तरह से होता है। इससे ये आपका होता है TC क्यूरी टेम्परेचर। इसके बाद ये काम करता है, जब इसके ऊपर टेम्परेचर बढ़ाओगे तब ससेसिबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करती है। और यही कर्व हम इसमें प्लाट कर दें कि 1/काई में, तो कर्व आपका इस तरह आ जाएगा और ये हो जाएगा TC और ये क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। यहाँ से कर्व स्टार्ट हो जाता है। ठीक। तो ये आपके जो हुए अभी ये पैरा फेरो कंपेयर करेंगे उनमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक। तो ये 3 बातें हमने बताई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड हो गया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हो गया, ससेप्टेबिलिटी हो गया, परमेबिलिटी हो गया, और इसके बाद क्यूरी लाइन, क्यूरी विजला, इतनी बातें हुई। इन सब की ज़रूरत हमें पड़ेगी डाया, पैरा और फेरो में। अब आते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो मैग्नेट के रेस्पेक्ट में कोई इफेक्ट रखते हो, अट्रैक्ट होते हो या रिपेल होते हो, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। इसमें आपके 3 हैं, डाया, पैरा और फेरो। डाया में क्या खास बात होती है, ये रिपेल होते हैं। हायर मैग्नेटिक फील्ड टू कहाँ जाते हैं, लोअर मैग्नेटिक फील्ड। पहले थोड़ा हल्का सा इनका हम बेसिक आइडिया ले लेते हैं। डाया, तो डाया में ऐसे सब्सटेंस जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इवन इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उनमें ये कैरेक्टर पाया जाता है। तो होता क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इसमें है और 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट, एक नॉर्थ पोल डेवलप करेगा, दूसरा साउथ पोल। तो ऐसे कैंसिल कर लेते हैं, बहुत माइन्यूट सा होता है। लेकिन जब हम कोई मैग्नेट इनके पास लाते हैं, मान लीजिए नॉर्थ साउथ मैग्नेट ले आए, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नॉर्थ डेवलप कर रहा था रिपल्सन से और तेज हो जाता है, और जो ये साउथ डेवलप कर रहा था अट्रैक्शन क्या होता है, स्लो हो जाता है। तो जो पोल हम लेकर आते हैं वही पोल यहाँ डेवलप हो जाता है। इसीलिए ऐसे सब्सटेंस मैग्नेट से क्या होता है, दूर जाते हैं। ठीक। अब आते हैं पैरा। पैरा में क्या हो जाता है, पैरामेग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो अट्रैक्ट होते हैं, फीबली अट्रैक्ट टुवर्ड द मैग्नेट। इनमें क्या खास बात होती है, इनमें ये होता है कि इनके जो एटम्स होते हैं टीनी मैग्नेट का बिहेव करते हैं, लगता है छोटे छोटे मैग्नेट है, छोटे छोटे मैग्नेट ऐसे नन्हे नन्हे ऐसे, ये इधर उधर इधर उधर ऐसे फैले होते हैं। लेकिन जब इनको हम मैग्नेट पास रख देते हैं तब क्या हो जाता है, तब सारे एक डायरेक्शन में सेट हो जाते हैं। ऐसे सब सेट हो जाएंगे, ऐसे सेट हो जाएंगे। इसलिए मैग्नेट की ओर क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो पैरा वो होते हैं जो मैग्नेट की ओर क्या होते हैं, इनमें किसमें पाया जाता है, जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, एक्सिस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इनका आउटर, उनमें ये कैरेक्टर पाया जाता है। इसमें इवन इलेक्ट्रॉन और इसमें ऑड या एक्सिस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब आते हैं फेरो। फेरो में क्या होता है, फेरो में हमने बताया था कि ये ग्रुपिंग ऑफ एटम्स होते हैं। जैसे एक ग्रुप बनाया, एक ग्रुप बनाया, एक ग्रुप, यहाँ पर इधर हैं, इधर मुंह किए हैं, यहाँ पर ऐसे सारे एटम हैं, यहाँ पर आपके इधर एटम सारे हैं, यहाँ पर आपके इधर को एटम सारे हैं। ये डोमेन कहलाते हैं। और एक डोमेन में 10^17 to 10^21 एटम्स होते हैं, एक डायरेक्शन सेट हो। आयरन का टुकड़ा ले लोगे तो आयरन के टुकड़े में क्या होता है, 10^17 to 10^21 एटम्स जो होते हैं एक डायरेक्शन में सेट होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। जब इनको हम किसी मैग्नेट पास रखते हैं तो सारे के सारे एक डायरेक्शन क्या होते हैं, सेट हो जाते हैं, और इसीलिए मैग्नेट तेजी से क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ठीक। तो कहने का मतलब हो गया कि जो डाया हुआ उसमें आउटर मोस्ट में क्या होता है, इवन इलेक्ट्रॉन्स पाए गए। पैरा में क्या हुआ, ऑर्डर एक्सिस इलेक्ट्रॉन हुए। और फेरो में क्या हुआ, ग्रुपिंग ऑफ एटम्स पाया गया। जैसे कमरे में 2 लोग बातचीत कर रहे हैं, नंबर 1 नंबर 2 वाले, तो कोई दूसरा आता है, चाहे नंबर 1 कैटेगरी का हो चाहे नंबर 2 कैटेगरी का हो, तो सिमिलर नेचर जो आ जाएगा वो गुस्से के मारा क्या करेगा, भागना शुरू करेगा, और डिसिमिलर वाला क्या करेगा, बात करने लगेगा। ऐसे यहाँ कहानी होती है।
कि जो सेम पोल डेवलप कर रहा था वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और जो अपोजिट कर रहा था वो स्लो हो जाता है। तो जैसा पोल लाओगे वैसे पोल क्या होता है, डेवलप हो जाता है। इसलिए मैग्नेट से क्या होते हैं, दूर भागते हैं। और इनमें क्या होता है, जैसे क्लास में कोई इधर बैठा, कोई उधर बैठा, कोई उधर बैठा, टीचर के आने के बाद सारे लोग एक डायरेक्शन में आ जाते हो, तो ये पैरक कहानी हो गई। फेरोम क्या हो गया, ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट्स, 20 लोग, 30 लोग, 25 लोग ग्रुप बना बना के एक डायरेक्शन सेट हो, टीचर आने के बाद सभी एक डायरेक्शन हो जाए। तो इसी तरह से फेरो कहानी होती है। 10⁻17 to 10⁻21 एटम्स एक डायरेक्शन में होते हैं, दैट इज कॉल्ड डोमेन। ठीक, इनको हम कंपेयर करने जा रहे हैं डाया पैरा फेरो को। जरा देखिए कैसे करते हैं। देखिए इधर हमने लिखा डाया, इधर लिखा हमने पैरा, इधर हमने लिखा फेरो। अब इधर देखिए डायम क्या हो रहा है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये डाया सब्सटेंस से दूर भागेगा, फार फील्ड टू लोअर। और इसमें क्या होता है, ये नॉर्थ साउथ ले लो, तो ये क्या करता है, अट्रैक्ट होता है। और ये मोर देन, हम यही कह लिया करें सब मोर देन पैरा। ओके, मतलब ये रैपिडली अट्रैक्ट कहा जाता है। अब दूसरी बात देखिए, इसके आउटर मोस्ट में क्या होते हैं, इवन इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्या होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें हम थ्योरी जो कर रहे हैं कि इसमें ग्रुपिंग ऑफ एटम, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, डोमेन्स कहते हैं। ये जो एक्सप्लेन किया जाता है एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल, ये भी एक्सप्लेन करेंगे एटॉमिक मॉडल और ये डोमेन थ्योरी पर। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल बताओ, इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल है, कॉपर है और एयू हुआ, एजी हुआ, नियान हुआ, हीलियम हुआ, H2O हुआ, ये सब इसमें पाए जाते हैं। NaCl हुआ, इसमें बता दो, Na हुआ, ऑक्सीजन हुआ, Mn हुआ, ये सब इसमें पाए जाते हैं। और इसमें बता दो आयरन, निकिल और कोबाल्ट। ठीक, अब आगे आते हैं। ये जो है ये मैग्नेट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो यहां हम कोई डाया रखेंगे तो डाया क्या होता है, ये इस तरह सेट हो जाता है, परपेंडिकुलर सेट होता है, भागना चाहता है। तो ये जो है कितना एंगल बना रहा है बताओ, 90 डिग्री बना रहा है। इसके बाद इसमें हम पैरा में आएंगे तो पैरा में क्या होता है, नॉर्थ साउथ ये है, तो ये पैरेलल सेट हो जाता है, ऐसे सेट हो जाता है। यहाँ थीटा की वैल्यू क्या हुई, और ये सेम एज पैरा कहेंगे, सेम एज पैरा। ठीक, अब देखिए ये हमारा मैग्नेट है, ये हमारा मैग्नेट है, ये मैग्नेट नॉर्थ साउथ हुआ। ये कोई प्याला ले लिया, ये ऐसे यहाँ देखो नॉर्थ हुआ और ये आपका साउथ हुआ प्याला। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई डाया सब्सटेंस भर लेते हैं, जैसे वाटर। अब भर लिया, यहाँ फील्ड ज़्यादा है और किनारे किनारे फील्ड क्या है, कम है। तो जहाँ ज़्यादा वहाँ कम हो जाएगा, मतलब क्या हुआ, किनारे किनारे ज़्यादा हो जाएगा, ये है ऐसे ये। और इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ फील्ड ज़्यादा है, ये अट्रैक्ट करता है ना, तो जहाँ ज़्यादा वहाँ ज़्यादा अमाउंट में आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आते हैं कि ये नॉर्थ साउथ, ये कोई ट्यूब ले लिया, ये कोई ट्यूब ले लिया, ये क्या करता है, रिपेल करता है, दूर भागेगा। तो इसमें हम कोई डाया भर ले तो ये डाया हमारा इस साइड को खिसक जाता है, इधर को चला जाए, इधर को। और यहाँ बता दो क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ ले लिया, ये हमने साउथ ले लिया, ये देख लो, ये अट्रैक्ट करता है, तो अट्रैक्ट करेगा, इधर को आ जाएगा, ऐसे ही इधर को खिसक जाएगा। बोलो, अब आ जाते हैं हम लोग, कोई ऐसे हम स्प्रिंग में बांध ले ऐसे डाया सब्सटेंस को, और यहाँ हमने नॉर्थ साउथ लगा दिया। बताओ क्या होगा, ये नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, रिपेल होगा ना। और यहाँ बता दो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, नॉर्थ साउथ है तो ये जो है क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और ये मोर देन, फिर वही कहानी, मोर देन पैरा। बोल दो, यहां तक ये बातें हो गई। अब जो हम बताने जा रहे हैं, अभी जो 4 बातें बताई हैं वो बहुत आती है, जरा उनके बारे में समझिए ध्यान से। डाया, पैरा और फेरो। इधर देखिए
ये क्या होता है, जो डाया हमारा होता है वो क्यूरी लॉ को ओबे नहीं करता है। बोल दो, क्यूरी लॉ डज नॉट ओबेज क्यूरी, मतलब टेम्परेचर का कोई इफेक्ट। अच्छा, हम करने क्या जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं कि किसी के 3 औलादें थी और तीनों औलादों को उन्होंने बाबा के यहाँ भेज दिया था कि भाई जाके सीख के आओ। ठीक, अब बाबा ने 3 बातें बता दी कि भाई शराब न पियो, किसी गाली न दो, ये सब बताया उन्होंने 3 बातें। लेकिन अब तीनों लड़के जो हैं अलग अलग कैरेक्टर के हैं। एक लड़का ऐसा है कि कहता है यार जो बता रहे हैं ये सब बेकार की बात बता रहे हैं, एक भी बात नहीं सुनता है, कान बंद कर लेता है। ठीक, एक दूसरा लड़का है वो कहता है यार ये शराब वाला मामला तो गड़बड़ है, आजकल सब चलता है। बाकी 2 चीज वो कहता चोरी नहीं करेंगे, गाली नहीं, शराब पियेंगे। तीसरा लड़का है कहता यार बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं ये, और सब वो बातें फॉलो कर लेता है। तो वही कहानी डाया पैरा फिरो, जो बौराहा टाइप का है, सीधा टाइप का है, जो हर बात को मान लेता है। किसी कहते हैं अरे बड़ा सीधा यार, जो कहो मान लेता है। तो वैसे ही जो मान लेता है वो हमारा कौन है, फिरो है, सबको मान लेगा। पैरा बीच वाला है और डाया बिल्कुल नहीं मानता है, और डाया नहीं मानता है। अब हमारे पास वो तीनों बच्चे आ गए। तीनों बच्चों की ये यार ये सीख क्या है, सब बहुत गलत सीखे हैं। किसी ने समझाया उनके फादर को, यार ये क्या सिखा लिए हो आज ज़माने में, अब ये भैया इनको हटाना, जो सीख के हैं इनको जो है वो कर देना है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम हटाना चाहते हैं, तो हटाने के लिए क्या होगा, 2 रास्ते हमारे पास हैं। या तो उनकी पिटाई कर दें, ठीक, लपड़ियाना शुरू कर दें, जो याद करके आओ सब भूलो पहले। ऐसे ही मैग्नेट में है, या तो उसको हथौड़े से ठोको या तो टेम्परेचर बढ़ा दो, तो जो आइटम अरेंज थे एक डायरेक्शन में वो सारे क्या हो जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे, तो फिर मैग्नेटिक कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, ये तो सीख के ही नहीं आया था, इसको हमें टेम्परेचर का कोई इफेक्ट इसके ऊपर, यदि हम कर्व प्लाट करना चाहें टी और काई में तो सीधा कर्व जाएगा, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट इसके ऊपर। ये जो है यूनिवर्सली होता है, ये क्यूरी लॉ को ओबे करेगा। और कर्व हमने बता ही दिया अभी, बोल दो। और ये क्या था, टी माइनस टी सी इसको फॉलो करेगा, और इसका कर्व हमने बता दिया आपको, ऐसे जाता है। ये आपका टी सी हो गया, इधर टी हो गया, इधर क्या हुआ। तो कुल मिला के डज नॉट ओबेज एनी लॉ, क्यूरी एंड क्यूरी-वीज लॉ, ये क्या होता है, ओबेज क्यूरी लॉ और ये क्यूरी-वीज लॉ। अब आते हैं आई और एच के बारे में, आई और काई के बारे में। आई और काई, काई प्रोपोर्शनल टू आई, जिसका आई ज्यादा उसका काई ज्यादा। बोल दो, इसका मतलब हो गया कि ये बताओ डाया का आई और काई क्या होगा, ज्यादा होगा कम होगा, कम होगा। कुछ सीखा ही नहीं है, कुछ भी नहीं सीख के आया है, इसलिए हम ये कहेंगे, बहुत पूछा जाता है काई एंड आई, मतलब काई एंड आई जो होता है निगेटिव और स्मॉल कहा जाता है इसको। और इसका काई और आई क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है लेकिन स्मॉल कहा जाएगा। ठीक, और इसका काई और आई क्या होता है, पॉजिटिव तो होता है, पॉजिटिव होता है लेकिन लार्ज होता। बोल दो, इसका मतलब हो गया कि डाया का कुछ सीखे ही नहीं है, तो काई और आई उसको मैथमेटिकली क्या कहा जाता है, निगेटिव। और ये जो है काई और आई पॉजिटिव होगा लेकिन स्मॉल होगा, और इसका क्या होगा, बहुत ज्यादा बौराहा टाइप का, सब सीख के चला आया है, इसलिए इसका क्या होता है, पॉजिटिव होता है और लार्ज होता है। अब आते हैं इस पर, आ जाते हैं। ये क्या होता है कि रिलेटिव परमेबिलिटी, ये जो होता है लेस देन क्या होती, और ये म्यू आर बताओ क्या बताया था, म्यू अपान म्यू नॉट लेस देन 1 हुआ, तो म्यू भी लेस देन क्या हुआ, म्यू नॉट। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हो गया ये फ्री स्पेस में है। फ्री स्पेस मतलब जब बाबा नहीं आए थे तो उस समय जो उसके पास 2-4 अच्छाइयाँ थी वो उससे अब और कम हो गई हैं। ये बाबा वाली कहानी है या बिना बाबा वाली कहानी है। इसका मतलब क्या हुआ, जो बाबा आए तो गुस्से के मारा 2-4 बात जो अच्छा था उसने भी उसको भी रिमूव कर दिया कि सब बेकार की बातें हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि म्यू लेस देन क्या होता है, म्यू नॉट, और यहाँ क्या होता है, म्यू आर ग्रेटर देन 1 होता है, तो यहाँ म्यू ग्रेटर देन क्या हुआ, म्यू नॉट। 2-4 बात और सीख लिया इसने, एक आध बात और सीख गया बाबा की वजह से। और यहाँ क्या होता है, यहाँ म्यू आर मच ग्रेटर देन 1 होता है, तो म्यू मच ग्रेटर देन, सब सीख के चला आया है कि बहुत अच्छी अच्छी बात बताए हैं, सारी बातें सीख चुका है ये। अब दूसरी कहानी जरा देखिए यहीं पर। यहाँ क्या हो रहा है कि
इधर देखिए डाया इधर है, इधर पैरा है, इधर फेरो है, ठीक। अब इधर देखिए डाया सब्सटेंस पे कोई भी लाइन ऑफ फोर्स अंदर नहीं जा रही थी, कुछ भी नहीं सीख रहा था। जितनी बातें वो बता रहे थे कान बंद कर लिया उसने कहा फालतू की बातें बता रहे हैं, कोई मतलब चीज नहीं है, ये बाहर से जा रही है। और इसमें क्या हुआ, इसमें जो जा रही जाने दो और जो आ रही है उसको आने दो। जो सुन पड़ रहा हम सुन ले रहे हैं, जो नहीं सुन पड़ रहा हम बहुत कोशिश नहीं करेंगे। और इन्होंने क्या किया, ये उचक उचक के सीख रहे हैं, कोई बात निकलने ना जाए। जितना बाबा बता रहे हैं बौराहा टाइप के हैं, सब चीजें सीखना चाह रहे हैं, कोई लाइन ऑफ फोर्स बाहर नहीं जाने पा रही। तो ये आपका हो गया डाया, पैरा और फेरो में कंपैरिजन थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका आता है। ओके, इधर देखिए एक और है, इसमें ये टेंजेंट गैल्वोमीटर आ जाता है, इसको समझ लो थोड़ा सा। अच्छा, पहले हम एक चीज बता दें, क्वेश्चन आता है हिस्टेरेसिस का, तब इस पर आते हैं। ये हिस्टेरेसिस क्या होता है इसके बारे में समझ लो। ये जैसे कोई आयरन का पार्ट है, उसको मैग्नेटाइज किया, उसको डीमैग्नेटाइज हुआ, बच्चा सीखने गया, इसके लपड़ियाया गया, तो एनर्जी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक, कोई बात सीखा, कोई बात निकाला। ऐसे ही हमारे पास सब्सटेंस क्या है, मैग्नेटाइज हो रहा है और डीमैग्नेटाइज हो रहा है। तो जब कर्व प्लॉट किया जाता है इसका, बस एक क्वेश्चन के लिए है और वो क्वेश्चन आता रहता है इसलिए हम बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक, इसको BH कर्व या BI कर्व कह सकते हो, चाहे H कर लो या I कर लो। देखिए यहां से क्या हो रहा है, हम फील्ड इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक। तो I क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज किया यहां तक, बोलो। अब इसके बाद क्या हो रहा है, देखिए कर्व ऐसे जाता है, ये जाता है, ये जाता है, ये जाता है, ऐसे आता है, ये आता है। तो पहले हम क्या हुआ, फील्ड लगा रहे हैं, पहले हम उसको सिखा रहे हैं, सीखते जा रहा है, सीखते जा रहा है। इसके बाद क्या हुआ, अब जो है फील्ड हम हटा रहे हैं। तो हटा रहे हैं तो क्या हो रहा है बताओ, आई की वैल्यू क्या कर रही है, मतलब कि पहले बाबा प्रवचन दे रहे थे, वो सीखता जा रहा था, 3 बातें 4 बातें 10 बातें सीख लिया, बाबा चले गए तो 2-4 बात अभी उसको याद है, सब तो नहीं याद है लेकिन 2-4 बातें याद है। तो याद है मतलब क्या, बाबा यहाँ पे नहीं है, ये नहीं है, यहाँ 0 है, लेकिन देखो आई है। बाबा के एब्सेंस में जो उसके अंदर कैरेक्टर है, दैट इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। उसको क्या कहते हैं, रिटेंटिविटी कहा जाता है। बाबा चले गए और उसके बावजूद कुछ चीजें उसको जो याद है। तो अब ऐसे समझ लो कि मैग्नेट है, देखा होगा ऑफिस में नीडल रखी रहती, एक नीडल उठाओ और सारी चिपकती हुई चली जाती, थोड़ी देर बाद धीरे गिरना, क्योंकि मैग्नेट के अंदर उनके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर डेवलप हो गया है। लेकिन जब मैग्नेट हमने हटा दिया, थोड़ी देर तक तो रहा, धीरे धीरे क्या होता है, कम होता जाता है। तो मैग्नेट की एब्सेंस में, एक्सटर्नल फील्ड की एब्सेंस में जो मैग्नेटिक कैरेक्टर रहता है, दैट इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। ये पार्ट, ये वाला, इसको रिटेंटिविटी कहा जाता है। ठीक, अब आ जाओ, अब हमने क्या किया, रिवर्स कर दिया मतलब जो सीख के आया था उसने कहा शराब नहीं पीना, तो हमने समझा दे शराब पियो, बढ़िया फर्स्ट क्लास हेल्थ रहता है, ये कॉल करे। अब हम उसको रिवर्स कर रहे हैं, उल्टा हमने फील्ड लगा दिया, देखिए अब आई की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही, और जब यहां देखिए वैल्यू क्या हो गई इसकी, 0 हो गई। तो वो रिवर्स फील्ड जिस पर क्या हो रहा है, आई की वैल्यू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, पूरी तरह डीमैग्नेटाइज हो गया। क्या बात, 2 बातें आई, एक आ गया बाबा चले गए तब भी याद है, वो क्या कहलाएगा, रिटेंटिविटी। और दूसरा हो गया कि बाबा चले गए, वो जो भी याद है उसको लपड़ियाना शुरू कर दिया, उल्टा सिखाना शुरू कर दिया, सब उल्टा। अब उल्टा सिखाया तो जो बाबा बता गए सबको भूल गया, तो जो भूल गया वो कहलाता है क्वेरेसिविटी। तो 2 वर्ड आए, एक आया रिटेंटिविटी और दूसरा आया क्वेरेसिविटी। रिटेंटिविटी क्या हुआ, एक्सटर्नल फील्ड की एब्सेंस में जो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। और ये हमने क्या बताया कि जो है रिवर्स प्रोसेस, रिवर्स फील्ड हम लगा रहे हैं और वहां टोटली डीमैग्नेटाइज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड क्वेरेसिविटी। एक मात्र क्वेश्चन आता है, इसलिए हम बहुत डेप्थ नहीं ले रहे हैं, तो ये हर क्लासेस का प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो वो मात्र क्वेश्चन आपका ये है,
बस ये आता है। इसमें एक हार्ड आयरन है, दूसरा सॉफ्ट आयरन है। ठीक, इसको मैं ऐसे बना दूं। ये हार्ड आयरन कहलाता है और ये ठीक इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। अब इसमें बस एक ही क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन काफी बुकों में अलग अलग पाओगे। कहीं कहीं क्या है, दोनों इसका ज्यादा करते हैं, इसका कम, लेकिन क्या होता है, सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी, कोरेसिविटी दोनों ही कम होती है और हार्ड आयरन की दोनों ज्यादा होती है। बोल दो, जैसे कोई दुष्ट टाइप का आदमी है, कोई चीज सीखेगा नहीं, कोई तुम्हारी बात मानेगा नहीं, और मान गया तो भूलेगा नहीं। फिर उसको तुम कितना समझाओ कि यार अभी हमने जो बताया था गलत बताया था, कहेगा अब हम उसको नहीं भूल सकते। पहली बात तो सीखना नहीं चाहेगा, वो सीख गया तो भूलना नहीं चाहता है। तो उसको हार्ड आदमी से कहा, उसे हार्ड आयरन होता है, जल्दी से वो मैग्नेटाइज नहीं होता है, और मैग्नेटाइज हो गया तो डिमैग्नेटाइज नहीं होता है। और सॉफ्ट आयरन क्या, कोई बौराहा टाइप का आदमी है, उसको कहो ये वो तुरंत सूख जाएगा, कहो नहीं यार सब बताया गलत बताया, तुरंत वो भी मान लेगा। तो वैसे ही सॉफ्ट आयरन है, ये इजिली मैग्नेटाइज और इजिली डिमैग्नेटाइज होता है। इसकी रिटेंटिविटी, कोरेसिविटी दोनों ही कम होती है, और हार्ड आयरन की दोनों ही क्या होती है, ज्यादा होती है। इसीलिए सॉफ्ट आयरन ऐसे, इसीलिए जो सीधे लोग हैं हर जगह यूज हो जाते हैं, वैसे ही सॉफ्ट आयरन है हमारा हर जगह यूज हो जाता है। जब रिकॉर्डर हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरह काम आता है और ट्रांसफार्मर में काम आता है, और हार्ड आयरन हर जगह यूज नहीं हो पाता है। तो एकमात्र क्वेश्चन आता है, यह कई बार रिपीट हुआ है, तो सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी एंड कोरेसिविटी दोनों क्या होती है, कम होती है। ठीक, एक बात और, गैल्वेनोमीटर जो है, ये हमने बताया था क्या काम होता है, करंट मेजर किया जाता है। और करंट, ये गैल्वेनोमीटर कई इनकी फैमिलियां हैं, लेकिन मेन हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। एक क्या होता है बताओ जरा, एक होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और एक होता है मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल में जरा देखिए, मूविंग, और दूसरा क्या होता है, मूविंग मैग्नेट गैल्वेनो। इसमें कॉइल मूव करती है, मतलब क्या हुआ, ये होता है। इसमें तमाम सारे इसके पाइवेटेड गैल्वेनोमीटर, डेड बीट गैल्वेनोमीटर, कई सारे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब करंट यहाँ फ्लो होती है, यहाँ पॉइंटर लगा होता है, ऐसे करंट फ्लो होगी, ये नहीं, ये हमारे ये पोल डेवलप कर रहे हैं, पोल डेवलप कर रहे हैं, करंट फ्लो हो जाएगी तो क्या होगा, फोर्स इधर मान लो अपवर्ड लग रहा है, तो इस वाली क्या लगेगा, एक कॉइल ऐसे ऐंठ जाती है, ऐंठ जाएगी तो पॉइंटर हमारा क्या होगा, आगे चला जाएगा, स्प्रिंग उसको दोबारा वापस लाती है, तो ये इधर को मूव कर जाता है। ठीक यहाँ आता है, अब ज्यादा डेप्थ नहीं रहे, आई प्रोपोर्शनल टू क्या आता है, थीटा। एक क्वेश्चन ये बनता है, और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, इसको कर्व क्यों लिया जाता है। कर्व इसलिए लिया जाता है कि टाउ इज इक्वल टू होता है एम बी साइन थीटा। थीटा की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तो टाउ भी क्या होगा, और थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब 90 होगा। तो ये कर्व इसलिए बनाया जाता है कि किसी भी सर्किल को देखिए ध्यान से, सरकमफ्रेंस एंगल हमेशा कितना होता है, इसीलिए यहाँ लाइन ऑफ फोर्स जो निकलेगी कितना एंगल बनाएगी, 90, और जब 90 एंगल हो जाएगा तो टाउ क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इजिली कॉइल हमारी क्या करेगी, रोटेट कर जाएगी, हल्की करंट भाई रोटेट कर गई, इसलिए मेजरमेंट में आसानी होता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग मूविंग मैग्नेट में। दो गैल्वेनोमीटर हमारे पास है, टेंजेंट और हेल्महोल्ट्ज गैल्वेनोमीटर, जिसमें हम टेंजेंट हमारे सिलेबस में है। तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, ऐसे कॉइल होती है, ये कॉइल हो जाती है इस तरह की, ऐसे ये लकड़ी की गोल ऐसे होती है, और इसके ऊपर ये कॉपर के वायर होता है, और यहाँ बीचों बीच में एक कंपास नीडल ये लगा होता है। ठीक, और ये इस तरह से पेंच होते हैं जिस पर रखा होता है। अब जरा इसमें एक चीज ये देख लीजिए कि ये रखा कैसे जाता है। देखिए जो मैग्नेटिक नीडल है वो कैसे रुकेगी बताओ, नॉर्थ साउथ में, तो ये जो अंदर है ना ये ऐसे रुकेगी इस तरह से। ठीक, अब हमारा कोशिश ये है कि एक फील्ड, क्योंकि टेंजेंट लव बेस्ड है ये, हमारी कोशिश ये है फील्ड ऐसे ईस्ट वेस्ट में पैदा हो। ठीक, और कॉइल में जो फील्ड होती है उस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। बोलो, प्लेन के हमेशा अब देखिए ये मान लो तुम्हारी कॉइल है, ये हमारा हाथ जो है कॉइल है, दो सिचुएशन है,
एक ये वाली है, एक ये वाली है। बताओ फर्स्ट वाली रखोगे कि सेकेंड वाली? सेकेंड वाली। क्यों? जब ऐसे रखोगे, ये कॉइल का प्लेन हो गया, तो फील्ड हमारी किधर होगी? ईस्ट वेस्ट में होगी। और जब ईस्ट वेस्ट में होगी और अर्थ की फील्ड हमारी नॉर्थ साउथ में है, तो एक नई फील्ड डेवलप हो जाएगी। और जो नई फील्ड डेवलप हो जाएगी तो हमारा नीडल उधरी की ओर क्या करेगा? मूव कर जाएगा। इसीलिए ये नीडल जब मूव कर जाएगा तो यहाँ से रीडिंग ले लेते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारा होता है B = BH tan थीटा। और B की वैल्यू यहाँ से जब निकालोगे कॉइल की वजह से, तो आता है μ0/2 NI अपान, तो μ0/2 NI अपान R = BH tan थीटा। और यहाँ से I = जब निकालोगे तो ये आएगा K tan थीटा। तो यहाँ I प्रोपोर्शनल टू थीटा और यहाँ I प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। और 45 डिग्री पर इसकी सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक, तो इस पर क्वेश्चन आपको मिलते हैं। दूसरी बात है कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर को हम पोल्स पे यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? BH की वैल्यू वहाँ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वहाँ केवल वर्टिकल कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल। पोल्स पर वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल 0 होता है, और इक्वेटर पे हॉरिजॉन्टल होता है और वर्टिकल 0 होता है। ओके।